Congratulations, Anjali ji, for your Golden Jubilee episode. Well done to you and your team. All the very best. नमस्कार, दिस इज अच्युत पाला फ्रॉम नवी मुंबई, कैलिग्राफर एंड डिजाइनर। अंजलि अरोरा टॉक शो में मैं आया था रिगार्डिंग द कैलीग्राफी। नाउ शी इज सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली एपिसोड। इट्स रियली वंडरफुल, दिस इज ग्रेट। पैंडेमिक में मेरे ख्याल से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए शी डिड अ गुड जॉब। काफ़ी सारे लोगों को, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को उसने बुलाया है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये सिर्फ गोल्डन जुबली नहीं तो उनके हजारों शो हो जाए। इसके लिए मैं मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते अंजलि जी, आपके टॉक शो के लिए हमारे जैसे बहुत सारे कलाकारों को प्लेटफॉर्म तो मिला है, बहुत ही जगह तक नाम पहुंचा है। और ये 50वां एपिसोड आप अगर सेलिब्रेट कर रही हैं तो हमारी मन से, तन से, शरीर से इतनी दुआएं हैं कि पूरी दुनिया में बहुत बढ़िया लगा। जितना अच्छा शुभकामनाएं। दिस वीकेंड द अंजलि अरोरा टॉक शो के 50 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर मैं सभी टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से आज ये 50 एपिसोड्स पूरे कर रहे हैं और आर्टिस्ट के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ पर वो अपने स्ट्रगल, अपनी पैशनेट जर्नी को शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने ये प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए लेकर आए हैं और मैं आपको आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम्स ऐसे ही आप लेकर आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। Hi, I'm Vaishali Rajapurkar. I'm a visual artist and I'm here today to congratulate Anjali Arora. I wish her all the best for her future journey and hope many more interviews to come for us. And I've had a wonderful time talking to her. It was one of the most engaging and informal talk show that I had with her. And again, I wish her all the best for her future. वेलकम टू द गोल्डन जुबली एपिसोड ऑफ द अंजलि अरोरा टॉक शो। जी हाँ, हमारे 49 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज है हमारा 50th एपिसोड। तो चलिए बुलाते हैं आज के गेस्ट को। ऑफ कोर्स स्पेशल डे है, स्पेशल सेलिब्रेशन है, तो गेस्ट भी हमारे बहुत स्पेशल है, जो है मिस्टर वासुदेव कामत जी। वासुदेव कामत जी को कौन नहीं जानता? अगर कोई नहीं जानता मीन्स वो आर्टिस्ट नहीं है। जी हाँ, क्योंकि उनका जो हमारा कहते हैं ना, उन्हें महाराष्ट्र की शान कहा गया है। उन्हें काफी अवार्ड्स और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की है कि कमेंडेबल। मतलब उनके बारे में मैं कुछ बताऊं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जी हाँ, और जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगी इनकी शो रील, जिससे आपको पता चले कि इनका जो आर्ट वर्क है अमेजिंग है। लाइक इनको फॉलो करते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट एंड इवन इनसे सीखना, इनकी बातें सुनना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और इनके जो होता है ना लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत ही फॉलो करने वाली बातें वो करते हैं और ये आपको सब पता चलेगा आज के हमारे एपिसोड में। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और करते हैं उनसे मुलाकात। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे टू मीट हिम। चलिए देखते हैं उनकी शो रील।
आई एम श्योर आप भी इसी तरह से खो गए होंगे इनके आर्ट वर्क में। इनका आर्ट वर्क कितना अमेजिंग है। चलिए पूछते हैं उनसे ही कि किस तरह से लाते हैं वो इतनी सारी क्रिएटिविटी और लेंगे इनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन। तो चलिए बुलाएंगे उन्हें बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइफ के साथ, मिस्टर वासुदेव कामत जी। वेलकम टू आवर शो मिस्टर वासुदेव कामत जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर मैं कहूंगी कि मेरा ये सौभाग्य है जो मैं आपके साथ बात करी, क्योंकि आपके कहते हैं ना कि आपका जो मैंने प्रोफाइल देखा, मतलब क्या नहीं आर्ट में आपने किया है ऐसा पूछना पड़ेगा क्वेश्चन हमें, बिकॉज आपका जो पैशन है इट्स रियली रिमार्केबल सर। तो सर मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पैशन को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, जो एज अ आर्टिस्ट मैं जो कुछ सोचता हूँ जी। और सोचने के साथ साथ उसको मैं विजुअलाइज भी करता हूँ, हम्म, और जो विजुअलाइजेशन अपने मन में होता है वो जी। हमेशा अमूर्त होता है, मतलब जब तक वो उसको प्रकट नहीं करते। जी। तो अपने थॉट्स को प्रकट करना यही मेरा पैशन है। जब वाह। किसी को देखता हूँ तो लगता है कि इसका पोर्ट्रेट बनाना चाहिए, तो वो पैशन है। इसीलिए जब कोई किसी कई जगह मैं घूमने जाता हूँ तो वहां बैठ के उसी नेचर का ऑब्जर्वेशन और आनंद लेते हुए वहीं बैठकर मैं उसको पेंट करता हूँ, तो फिर जी। मेरे लैंडस्केप पेंटिंग्स होते हैं। उसी प्रकार अपने मन में बहुत कुछ जो संचित होता है, विचारों का, अनुभवों का, और जो कुछ हमने पढ़ा है उसके बारे में, तो उसमें कुछ ना कुछ नई बात निकल आती है। तो लगता है कि कोई लेखक हो तो लिखता है, कोई अपने एक्टिंग से मालूम कर देता है कि उसके विचार। तो उसी प्रकार हम कलाकार उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार ये जीवन का हमारा एक अविभाज्य अंग बना है कि जो कुछ हम सोचते हैं उसको हम कला के माध्यम से प्रकट करते हैं, और वो प्रकट करना यही मेरा पैशन बचपन से लेकर आज तक रहा। और सर क्या आपने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि एज अ कलाकार आपका जो पैशन है कि हाँ जो आप ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं उसे कैनवस पर उतारना। तो सर ये थोड़ा सा हम आपको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे आपकी लाइफ में। हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कैसे हुई थी। हाँ, हाँ। वैसे बहुत जगह मैंने लिखा है, बताया भी है, बहुत लोग जी। जानते हैं जी। कि मैं 2 अढ़ाई साल का था तब से मैं ड्राइंग करना शुरू किया। वाह। जब छोटा बच्चा रोता है तो उसको खिलौना देते हैं, या तो कोई उसको टॉफी या बिस्किट या गोली देते हैं कि चलो रोना बंद करो, कुछ खाने के लिए देते हैं जो उसका पसंद होता है, उसी प्रकार। जी। लेकिन मेरे माता पिता ने यह एक ऑब्जर्व किया कि एक चौक का टुकड़ा या कोयले का टुकड़ा इसके हाथ में दे तो ये चुप होता है। इसका मतलब वो मिलने के पश्चात मैं घंटों दीवारों के ऊपर, अपने जमीन के ऊपर घर पे अच्छा। ड्राइंग्स करते रहता था, और उसमें मैं मशगूल हो जाता था हम्म, कि फिर खाने की जरूरत नहीं, मेरा रोना का कारण था वो भी मैं भूल जाता था। इस प्रकार मेरे माता पिता और पड़ोसी भी कहते थे। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई, और स्कूल में जाने के पश्चात भी जो अल्फाबेट्स हम मराठी में पढ़े, तो अल्फाबेट्स जो पढ़ाए जाते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं, तो वो अल्फाबेट्स करते समय मैं उस पुस्तक में जो अल्फाबेट के साथ जो कुछ ड्राइंग होता है, जैसे एप्पल, तो एप्पल का ड्राइंग होता है, तो फिर जो भी वर्ड आता है, बी बैट होती है या ऐसा कुछ, तो वो जो ड्राइंग है वो भी मैं करता था। तो मेरे मास्टर जी कहते थे आपको सिर्फ लेटर्स करने हैं, अल्फाबेट्स की स्टडी करने हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो मैं बोलता था यहाँ ड्राइंग दिखाया था इसलिए मैं वो भी कर रहा हूँ। तो मेरे उस समय के बचपन के टीचर्स ने मेरे माता पिता को बुलाकर कहा कि इसके हाथ में कुछ कला है तो उसको प्रोत्साहन जरूर दे। तो वैसी वहां से शुरुआत की, और उसके पश्चात मैं हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग करता रहा, पेंटिंग करता रहा। जो अच्छे कैलेंडर मिलते थे पिताजी मुझे लाके देते थे, फिर मैं उसको भी कॉपी करता था। और इस प्रकार जो कुछ अच्छा है वो अपने हाथ से भी कागज के ऊपर या पेंटिंग में आना चाहिए, यह इच्छा रहती थी। और पेंटिंग करता था उसको मैं कंपेयर करता था कि मेरा वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। लेकिन
मेरे माता पिता पड़ोसी बहुत सराहना करते थे, प्रोत्साहन थे, उसके कारण मेरी ये कला आगे बढ़ती गई। और स्कूल के पश्चात आफ्टर एसएससी, हमारी ओल्ड एसएससी 11th एसएससी होती थी, उसके जी पश्चात में सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हमने एडमिशन ले ली और कला की जो अभिजात शिक्षण पद्धति है वो हमने वहाँ पाई। तो इस प्रकार फिर आर्ट स्कूल होने के पश्चात फुल टाइम आर्टिस्ट ही हूँ। सर, आपकी लाइफ तो सच में, आपकी लाइफ पे बुक्स जो हमने पढ़ी है थोड़ी बहुत, मुझे मतलब मैं कहूँ ना कि आर्ट में पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब मैंने ये इंटरव्यूज देना स्टार्ट किए विजुअल आर्टिस्ट के, तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा पैदा होने लगा। और जब आपके बारे में सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, तभी मैंने आपको कॉल किया कि सर आपसे आपसे बातें करनी है। तो आज हमारे शो पर बहुत एक्साइटेड है सब लोग आपको सुनने के लिए। तो जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। आप तो वो कहते हैं ना कि आपने 2.5 साल से जब आपने कहा कि मैं कला में ही रहा हूँ, तो आप कला को डिफाइन कैसे करेंगे सर, कि आपके हिसाब से व्हाट इज आर्ट? देखिए, हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म के पश्चात वो प्रारंभिक में खुद आर्टिस्ट ही होता है। जब उसके हाथ में पहले कोई चीज आती है, पेन आता है या पेंसिल आता है, तो पहले वो लाइंस और फॉर्म्स निकालते हैं। तो राइट, अपने मन में उस समय जो कुछ आता है और हाथ में एक ऐसी चीज आई कि जो मैं चाहता हूँ उस प्रकार लाइंस आ रही है, तो वो जो डूडलिंग होता है ना, वो डूडलिंग हमेशा उसको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना होता है। कभी कभी छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि मैंने ये किया है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन उसने महसूस किया है वो, तो उसको उस समय बोलना हाँ हाँ सही है, आप सही है। तो इस प्रकार जो कुछ है वो एक्सप्रेस करना, और वो एक्सप्रेस करने के पश्चात पहले अपने को समाधान होना, सेटिस्फेक्शन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ हमें महसूस होता है वो अपने कृति के जरिए या अपने प्रस्तुति के जरिए सामने रखना, यही कला होती है। कला के बिना कोई भी मनुष्य मनुष्य नहीं है। ये संस्कृत वचन है कि साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशुपुच्छ विषाण विहीनम। तो ये जो कहा है ना कि कला में हमें कुछ कला में इंटरेस्ट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि ऐसा होता है तो वो उसकी कमी है, मनुष्यता की कमी है, ऐसे अपने पूर्वजों ने बताया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी न किसी को किसी क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, किसी को अच्छी चीजें इकट्ठा करने में इंटरेस्ट है, किसी को गाने में इंटरेस्ट है, किसी में पोएम लिखने में, किसी को साहित्य में, किसी को बात करने में, बर्ताव करने में इंटरेस्ट है, किसी को दोस्त इकट्ठा करने में इंटरेस्ट होता है, तो किसी को घूमने का इंटरेस्ट। हर एक को कोई ना कोई छंद होता है, वो उससे जान लेना चाहिए कि मुझे संतोष किसमें मिल रहा है, वो उसकी कला होती है। और जब वो सातत्यशील कंटिन्यूअसली उसमें काम करते रहता है तो उसे कुछ नई 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 दिशाएं मिलती है और वो आगे बढ़ते ही जाता है। सही बात है। तो वो कला होती है, लेकिन वो स्वयंभू होनी चाहिए, वो अपने अंदर से आनी चाहिए। सही कहा सर। और जैसे जी सर, महत्वपूर्ण। जी सर, कंटिन्यू प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे चित्र निकालने में इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हम कुछ लिख भी सकते हैं, हम कुछ बात भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मुझे लगा कि हमने पेंटिंग की, मेरे मन में कोई विचार आया, मैंने पेंटिंग की, तो फिर वो पेंटिंग किस प्रकार देखनी चाहिए, किस प्रकार पढ़नी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्द उपयोग में लाता हूँ कि पेंटिंग सिर्फ देखने की नहीं, वो पढ़ने की भी चीज है। क्या बात भले है। वो पेंटिंग स्थिर है, स्टेबल है, लेकिन आप उस पेंटिंग को बकायदा डिटेल में देखते जाएंगे तो वो पेंटिंग आपको बहुत कुछ चीजें दिखाते रहता है। क्यों दिखाता है वो? क्योंकि आपके देखने वाले के मन में भी कुछ ना कुछ बातें होती है। तो राइट, इसलिए भले ही एक विषय लेकर कोई चित्रकार चित्र बनाता है या शिल्प बनाता है, लेकिन उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, उसका आयाम बढ़ते रहता है। वो उतना केवल टाइटल के लिए है या उस पेंटिंग में जो दिखाई देता है उतने में सीमित नहीं रहता, क्योंकि उसको देखकर देखने वाले का मन भी आंदोलित होता है, कंपित होता है। और वो कंपित जब होता है तो
अपने ही अंदर जो विचार है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं और पेंटिंग का अर्थ बहुत बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार पेंटिंग देखना कैसे, उसे पढ़ना कैसे और कलाकार किस दृष्टि से कलाकृति निर्माण करता है, यह संवाद होना आवश्यक है। इसलिए मैंने लिखना भी शुरू किया और लोगों के साथ पेंटिंग एग्जिबिट करता हूँ तो उनके साथ वार्ता भी करनी शुरू की। ये बहुत सही कहा आपने सर। बहुत मतलब इस वे में मैंने अभी तक नहीं सोचा था कि पेंटिंग देखना और उसे पढ़ना भी। और ये आपने सही कहा कि बहुत बार हम लोग होता है, हम किसी ने आर्टिस्ट ने पेंटिंग की है, हम देखते हैं उन्होंने जिस फीलिंग के साथ की होती है, बहुत बार हम उसी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम उसमें कुछ और ही देखते हैं। तो ये आपने बहुत सही कहा कि हाँ, अगर आप किसी चीज को, एक आर्टिस्ट अपनी चीज को जब डिस्क्राइब करता है कि मैंने क्या बनाया है, तो देखने वाले का नजरिया भी बदल जाता है। सही। देखिए कि सिर्फ मेरे पेंटिंग नहीं, हर एक आर्टिस्ट के पेंटिंग्स में कुछ क्रिएशन ऐसे होते हैं कि जो देखने के बाद वो चीज आंख में आती है और आंख से वापस चली जाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो आंख में आती है और उसके पश्चात वो दिमाग की ओर चली जाती है। और कुछ पेंटिंग ऐसी होती है कि आंख से वो दिमाग और हृदय की तरफ भी जाती है। हृदय की तरफ जाती है ना, तो वो ज्यादा परिणामकारक होती है। मैं ये उदाहरण के रूप से बताता हूँ कि आंख में आती है और आंख में से चली जाती है। हम बहुत बार इधर उधर घूमते हैं, कहीं कुछ मिरर लगाया है, कहीं कुछ ऐसा स्कल्पचर रखा है, हाँ देखा मैंने, मतलब आंख में देखा, लेकिन वो वहीं से वापस चला गया। कुछ और नहीं लगा, कुछ अच्छा लगा, बस उतना ही। कुछ चीजें ऐसी होती है कभी कभी कि हम देखते हैं और दिमाग की तरफ चला जाता है, तो वो फिर क्या, तो देखते हैं, देखने के बाद नजदीक आते, अरे इसने कौन सा पेंट यूज किया, इसका ये इफेक्ट कैसे आ गया, इसने कंपोजिशन किस तरह से किया है, उसने स्कल्पचर में कौन सा मटेरियल यूज किया, मतलब दिमाग काम करने लगता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो देखने के पश्चात दिमाग के तरफ जो चली जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हार्ट की तरफ जाते हैं, मतलब उसका जो एसेंस है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसे जो कहना है, वो सिर्फ दिमाग की तरफ नहीं जाता है, तो हृदय की तरफ जाता है और लगता है कि ये बहुत कुछ बता रहा है, ये बहुत कुछ दिखा रहा है। ये कैसे होता है कि जब आर्टिस्ट भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेकर काम करता है कि वो अपने मन के हृदय से वो चीज आती है और उसी प्रकार वो चित्र बनने के पश्चात उतनी उसकी स्किल हो कि ताकि वो अपना विचार को उतने ही गंभीरता से और उतने ही मास्टरली या परिपक्वता से अपने कला में उतारे, तो फिर वही संक्रमित होता है देखने वाले के आंखों पर। आंखें सिर्फ देखने का, अपनी पूरी इंद्रियां जो है ना, वो सिर्फ जान लेने का, मतलब ग्रास्प करने का काम करती है। बाकी तो दिमाग में और हृदय में ही चलता है कि उसका अर्थ क्या है, व्याप्ति क्या है। वो परिपक्वता हर एक को अपने अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त होगी, लेकिन यह हमेशा चलते ही आ रहा है। इसीलिए मैं जब कोई कलाकृति बनाता हूँ तो कभी कभी लगता है कि जस्ट इंटरेस्टिंग है, कंपोजिशन है, किया मैंने, कभी कभी लगता है कि चलो इस पर अलग प्रकार से काम करके देखेंगे, इस टूल को यूज करके उसका इफेक्ट देंगे, तो वैसा होता है। और कभी कभी कोई घटना, कोई मन में विचार आता है, तो ये सभी बातें जो है ना, टेक्निक गौण हो जाती है और वो सिर्फ मेरा विचार और उसकी गंभीरता चित्र बनाने में लगती है। तो इस प्रकार ऐसे अनेक चित्र बनते हैं, अनेक शिल्प बनते हैं। जैसे मोनालिसा का पेंटिंग बनाया, मोनालिसा पेंटिंग मैंने खुद यूरोप में जाकर देखा है, दूर में, तो उसके हंसी के बारे में न जाने कितना लिखा गया है, मुझे पता नहीं लियोनार्डो का वैसा विचार होगा या नहीं, लेकिन ये जो है ना कि वो उस हंसी के बारे में न जाने कितने लोगों ने किस प्रकार बताया, उसके कंपोजिशन के बारे में बताया, उसके टेक्निक के बारे में बताया, वो कितना पुराना है, वो सब बातें बताई, लेकिन वो कुछ गूढ़ एक्सप्रेशन पोर्ट्रेट दे रहा है, वो 15th सेंचुरी में किसी आर्टिस्ट के पेंटिंग में आ रहा है, तो वो लोगों के लिए ज्यादा आस्वादन का, एप्रिसिएशन का सब्जेक्ट बन रहा है। वो उस समय से लेकर आज तक चला आ रहा है।
तो ये जो बातें है ना कि जो हृदय तक पहुंचती है तो उसका परिणाम अलग होता है। सही कहा सर आपने। और जो आपने कहा जो एक हार्ट कनेक्शन बनता है, आपके कहने का मतलब है। तो सर आपका ऐसा कुछ, जैसे आपने अभी लिखना स्टार्ट किया है, आप कह रहे हो कि पेंटिंग के बारे में लिखना, तो उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आप ऑब्जर्व तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वेंस तो आपकी औसम होगी, तो सर लिखने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, पोर्ट्रेट मेरा सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में मेरी पढ़ाई हुई और 5 साल के पढ़ाई के बाद पोर्ट्रेट पेंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। आज भी वासुदेव कामत मतलब पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऐसे कहते हैं। जी सर, आपके अभी तो पोर्ट्रेट मैं मैंने देखे पोर्ट्रेट सर की ऐसे, मतलब मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ऐसा कोई नहीं होगा जो ना चाहता हो कि आपसे पोर्ट्रेट बनवाना है। तो पोर्ट्रेट जब मैंने मेरा एक पैशन रहा कि अभी भी मैं पोर्ट्रेट करता हूँ और ये पोर्ट्रेट ज्यादातर मुझे जो आनंद देते हैं जब मैं किसी को सामने बिठाकर पोर्ट्रेट करता हूँ एज अ कमीशन वर्क, एज अ माई अर्निंग सोर्स। मैं कुछ पोर्ट्रेट फोटोग्राफ के ऊपर से भी करता हूँ और ज्यादातर अपने भारत में अब कमीशन पोर्ट्रेट का काम आदमी के आंखें बंद होने के बाद आता है। सही कहा ऐसे सर। बहुत कम होते हैं कि कमीशन पोर्ट्रेट मेरा आप पोर्ट्रेट बनाइए, मैं आपसे पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। ये अपनी भारतीय विचारधारा में जरा उतना नहीं है। तो भी लेकिन कोई आर्टिस्ट जब कहता है कि मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ तो हर कोई बैठने के लिए तैयार होता है। बात ऐसी है कि किसी भी फोटोग्राफ को लेकर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं तो फोटोग्राफ इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस आदमी का एक्सप्रेशन लिया हुआ होता है। राइट। लेकिन हम जब किसी आदमी को 1.5 घंटा सामने बिठाते हैं, उसके साथ वार्ता करते हैं, उसकी जो इजीनेस जो है, उसका जो रियल पर्सोना है वो पेंटिंग में लाते हैं, तब वो पेंटिंग वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का एक्सप्रेशन नहीं रहता है। वो 1.5 घंटा उस आदमी के साथ आपका जो संपर्क रहा वो भी उसमें प्रतीत होता है। मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, बहुत लोगों को कहता हूँ कि पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए जब मॉडल सामने बैठता है, कोई व्यक्ति बैठता है, तो वो स्टिल लाइफ नहीं है कुछ बर्तन रखे, कुछ फ्रूट्स रखे और उसको देखकर आपने पेंटिंग बनाई तो आज किसी आदमी को बिठाया, ऐसा नहीं है। वो सजीव व्यक्ति है और आपका कंट्रीब्यूशन हर एक आर्टिस्ट का जो होता है कि उसने आज तक जो काम किया है, जो तपस्या की है और उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार पेंटिंग जरूर आ रहा है, लेकिन उस पेंटिंग को वहां प्रस्तुत होने के लिए सामने वाले व्यक्ति का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। ये आदमी ने याद में रखना चाहिए, क्योंकि वो जो पोर्ट्रेट बन रहा है ना, वो अपने संपर्क का, अपने संबंध का एक प्रतीक रूप तैयार हो जाता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने अपने घर वालों के, रिश्तेदारों के पोर्ट्रेट करता था क्योंकि प्रैक्टिस करनी थी। तो एक बार माँ को बोला कि अब मैं आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ, आप जरा बैठिए। वो बैठी, 1-1.5 घंटा हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैंने वो उसको वाइप आउट किया या फाड़ के फेंक दिया। तो माँ ने बोला क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, ठीक हुआ इसलिए, मैं ठीक नहीं हुआ इसलिए फाड़ दिया। लेकिन मैं 1.5 घंटा बैठी, उसका क्या है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? तो इसीलिए वो एक पहली सीख थी मुझे कि ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं ठीक हुआ, उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। लेकिन मेरे लिए कोई 1.5 घंटा दे रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी वो जो सहायता करने की अपनी जो मन में उसके लगन है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे याद है कि फॉरेन में, मैं अमेरिका में गया हूँ, वहाँ पोर्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ जो भी मॉडल बैठता है ना तो उसका भी परिचय करके देते हैं कि वो इज सिटिंग फॉर द मॉडल। अच्छा। तो वो कहाँ पढ़ता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब बताया जाता है। क्योंकि वो आर्टिस्ट जब अभी काम करेगा तो उसकी जो कुछ पर्सनैलिटी है, उसका जो कुछ बायोडाटा है, वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो सकता है। वो स्टिल लाइफ नहीं है, यह ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो जो पोर्ट्रेट बनाए किसी को सामने बिठाकर, बहुत से दोस्तों की किए, मेरे पत्नी की किए, पत्नी के बहुत पोर्ट्रेट किया कि शी इज इजीली अवेलेबल मॉडल, तो उसका मैंने बहुत बार पोर्ट्रेट किया है।
माँ का क्या है, पिताजी का है, दोस्तों को क्या है, लेकिन कभी कभी कुछ पर्सनालिटीज अपने ऊपर ऐसी इंप्रेशन करते हैं कि लगता है कि इनका कुछ ना कुछ पोर्ट्रेट करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे जी का मैंने 2 बार पोर्ट्रेट किया और उनकी पर्सनालिटी पॉलिटिकली लोगों को जो मालूम है वो एकदम अलग है, लेकिन एज अ आर्टिस्ट, एज अ प्लेयर, उनके साथ उनका इतना जैसे मोम के भी से भी नरम, ऐसा उनका दिल है। तो उस प्रकार 2 बार पोर्ट्रेट मैंने उनके खुद के सामने बिठा कर किए हैं और 2 पोर्ट्रेट उन्होंने ऐसे करवाए कि मैं आपको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का प्यार भी मिलता है। तो किसी व्यक्ति को देखकर लगता है कि इसमें उनका पोर्ट्रेट करना चाहिए। मराठी राइटर थे जयवंत दळवी जी, उनके मैंने बहुत से नॉवेल्स पढ़े, उनके नाटक पढ़े, नाटक देखे थे, लगा उनका भी बनाना चाहिए। तो मेरे दोस्त थे उस समय, तो उन्होंने बोला उनका पोर्ट्रेट करोगे क्या, तो मैंने उनका भी पोर्ट्रेट किया है। अपने पेट्रोलियम मंत्री रहे या लखनऊ यूपी के राज्यपाल रहे राम नायक जी, तो उनका भी मैंने सिटिंग से, ऐसे बहुत लोगों के पोर्ट्रेट किए हैं। और इस प्रकार से पोर्ट्रेट करते हुए उस व्यक्ति के साथ, यहाँ तक कि अपने पूर्व राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल जी, उनको भी राष्ट्रपति भवन में मैंने 1.5 घंटा उनको सामने बिठाकर मैंने पोर्ट्रेट किया। ये मेरी इच्छा से किया था। तो इस प्रकार का मैं पोर्ट्रेट इनका क्यों करता हूँ, क्योंकि कलाकार, कला और आपका जो क्षेत्र है इसमें कुछ लगाव आना चाहिए। कलाकार के मन का भाव जो है वो भी आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं स्टिल बिठाता नहीं हूँ, मैं बात करते रहता हूँ या मेरे साथ जो कोई है वो प्रश्न उत्तर करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से मैं पोर्ट्रेट करता हूँ। कुछ गायक गायिका रही हैं कि जो मेरे घर में रियाज करती थी, श्रुति काले बोल के अच्छी गायिका है, क्लासिकल गाती है, तो वो रियाज करते करते उसका पोर्ट्रेट किया था। महालक्ष्मी शणै बोल के एक गायिका है जो दक्षिण में है, कर्नाटक में, उसका मेरे घर में रियाज करते करते पोर्ट्रेट, वो इसलिए किया था कि वो फोटोग्राफ से कर सकते थे। वो खुद बोलते हैं कि हमारा फोटोग्राफ ले लो और करो, मतलब नहीं, फोटोग्राफ से नहीं करना है, फोटोग्राफ से करना तो करने के लिए बहुत अच्छे फोटो मिलते, लेकिन मुझे वो साहचर्य चाहिए कि आप गा रही है, आपका गाने का आस्वाद मैं ले रहा हूँ और उसी प्रकार जो प्रेरणा मिलती है उस प्रकार पेंटिंग मिलता है। तो इस प्रकार मैंने पोर्ट्रेट पेंटिंग किया। मिशन पोर्ट्रेट बहुत किए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन पहले से भी अब ये पैशन जो रहा कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद लगता है इसका पोर्ट्रेट करना चाहिए, स्केच करना चाहिए, तो ये अभी तक मैं करता रहा। तो ये कुछ फीलिंग आपको मेरे को देख के आ रही है, मतलब मैं, आपने इतने बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया, मैं सोचूं कि मेरे को कहीं पहुंचना पड़ेगा आपसे पोर्ट्रेट बनवाने के लिए। ऐसा लग रहा क्योंकि जिस तरह से आप डिफाइन कर रहे हैं ना, मतलब मैं हमेशा आपको बताऊं, मुझे सब लोग बोलते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल, बट मुझे हमेशा अपने फेस पे ऐसा लगता है यार मेरा थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो जैसे आप बता रहे हो पोर्ट्रेट, तो मतलब मैं इमेजिन करने लगी हूँ कि अगर आप जैसा कोई महान मेरा पोर्ट्रेट बनाएगा तो, लेकिन जैसे आपने बड़े बड़े लोगों का नाम ले लिया, मुझे डर लग रहा है आपको बोलते। तो मैं आपसे जरूर ये भी पूछूंगी, जैसा कि आपने कहा कि जब कोई स्टिल नहीं होते हैं, हम लोग सामने बैठे हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हम जैसे कि आपकी मम्मी ने भी कहा कि मैं 1.5 घंटे से बैठी हूँ, उसका क्या, तो जो बैठा होता है उसके मन में भी चलता रहता है कि अब ये पिक्चर कैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आज के जो आर्टिस्ट है, जो अभी यंग जनरेशन है, उनमें वो पेशेंस की कमी है, ऐसा लगता है आपको? मैंने आज भी बहुत से ऐसे चित्रकार हैं और बहुत जूनियर भी है, लेकिन बहुत अच्छा काम करने वाले पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आज भी है। बात ऐसी है कि इसके लिए जो मेहनत करनी होती है और तपस्या करनी होती है, वो उनकी जिज्ञासा बहुत चाहिए। होता क्या है कि हर कोई कॉलेज में जब जाता है तो डिग्री पाने के लिए जाता है, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आए, पास हो जाए, लेकिन हमारे आर्ट साइड में, हर एक साइड में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आर्ट साइड में ऐसा है कि सिलेबस पूरा करके कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। या जो सबमिशन करना है कि चलो साल में आपको 10 पोर्ट्रेट सबमिट करने हैं,
उतना काम किया तो आपको मार्क जरूर मिलेंगे, लेकिन हाँ। आप उसमें माहिर नहीं हो सकते। सही बात है। आपका सबमिशन पहले आपसे सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब मैंने 100 बनाए और उसमें से 10 मैंने सबमिट किए जो मुझे अच्छे लगे, लेकिन 10 सबमिट करने हैं इसलिए 8-9 किए और कैसे भी करके 10 पूरा करके दे दिया। आप पास जरूर हो जाएंगे। एग्जाम में पास होने के लिए और परीक्षा में अच्छे मार्क मिलने के लिए आर्ट होती नहीं है, नहीं, उससे ज्यादा आप काम करते हैं तभी यह हासिल होता है। तो इस प्रकार यदि कोई काम करे तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बोलते अरे अभी तो क्या कंप्यूटर का जमाना आया है, कैमरा Right. में कितने चाहे फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, डिजिटली हम तो ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं, डिजिटली वाटर कलर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक बात उनसे पूछता हूँ कि आज डिजिटली ओलंपिक गेम भी खेल सकते हैं, यहाँ तक कि आप इंडियन प्लेयर बन के उसके ऊपर खेल सकते हैं Yes. और उसके पश्चात आप जीत गए इसलिए वहां नेशनल एंथम भी लगता है। तो Right. यही चालू रखेंगे क्या हम? सही मुझे बात है। बताइए। जैसे आप आर्टिस्ट को बोलते हैं कि डिजिटली पोर्ट्रेट पेंटिंग आया है तो पेंटिंग करने की जरूरत क्या है, क्या आप तेंदुलकर को जाकर बोल सकते हैं कि डिजिटली क्रिकेट प्लेइंग इज नाउ इज वेरी इजी, नो नीड टू प्ले ऑन द ग्राउंड? सही सर। ऐसे कभी होता नहीं। मैं एक बात हमेशा सबको कहता हूँ कि आप इस यंत्र युग में बहुत फास्ट यंत्र को रख सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस एज अ ह्यूमन बीइंग वो निसर्ग के गति के साथ ही चलेगी। निसर्ग के साथ नहीं चलोगे तो फिर बाद में डॉक्टर कहते हैं कि आपको चलना पड़ेगा, आपको वॉकिंग करना पड़ेगा, आपको रनिंग करना पड़ेगा, आपको जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये सब बातें क्यों आ रही है? यहाँ तक कि किसी दुकान में जाता हूँ, मुझे याद है कि 15 रुपए की एक चीज ले ली मैंने, 25 रुपए की ले ली, 15, 25, 40 हो जाता है, लेकिन वो कैलकुलेटर में करने लगा। मैंने बोला अरे ऐसी नहीं भाई साहब, वो जमाना गया, अभी 15, 25 क्या 5 और 5 करने के लिए भी अभी कैलकुलेटर चाहिए। ये क्यों हुआ है? हम अपाहिज हुए हैं, यह बात ध्यान में क्यों नहीं आ रही है? Right. The person who invented this machine is a great, I don't deny it, लेकिन उसको उपयोग में लाते हुए हम अपाहिज हुए हैं, उसको कब हम ध्यान में रखेंगे? And just only to have the result, final result on screen is not sufficient. We have to play with the colors, play with the. मुझे याद है मैं फ्लाइट से ट्रैवल करा, बहुत साल पुरानी बात है, उस समय डिजिटल पेंटिंग आ रहा था और किसी ने आर्टिकल लिखा और उसके ऊपर लिखा था इंट्रो, नाउ आई डोंट हैव टू प्ले विद द स्टिकी पैलेट एंड शैबी कलर्स। अरे मतलब मैं कुश्ती खेलना चाहता हूँ लेकिन मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। जब आपको पैलेट स्टिकी लगती है और कलर शैबी लगते हैं, how you will paint through your art? You never can be artist. यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ। और ये मुझे बार बार अनुभव आता है कि हम आर्टिस्ट जहां भी जाते हैं, ज्यादातर कॉमन पब्लिक में जब हम क्वेश्चन आंसर होता है तो ये बात पूछते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन कंप्यूटर, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन आईपैड और योर मोबाइल, तो इसकी जरूरत क्या है सब करने की, ये सब कलर वगैरह? तो आपने जब तक उसका आनंद नहीं लिया। Right. देखिए पेंटिंग कैसी बनती है ना, वो देखने में भी मजा आता है, क्योंकि हमने बड़े बड़े आर्टिस्ट के डेमोन्स्ट्रेशन देखे तो वो स्टार्ट से एंड तक कैसे काम करते हैं, कैसे कलर मिक्सिंग करते हैं और कैसे कलर उठाते हैं, लेकिन लगाने के बाद कुछ अलग ही रिजल्ट आता है। ये जो बात है ना, ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट लाने की नहीं है, वो उनकी पूरी तपस्या आपके उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके एक्शन में दिखाई देती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये होना ही चाहिए जब तक होता जी, ये बहुत आवश्यक है। आज भी बड़े बड़े संगीतकारों को तानपुरा एक्चुअल ही पसंद आता है। क्यों आता है? Right. उसकी वाइब्रेशन ही ऐसे है। आज सब कुछ आसान हुआ है, कमर्शियली सब कंपटीशन में है, दौड़ में जा रहे हैं, लेकिन समाधान जो है ना वो अलग ही बात।
5,000 या 10,000 रुपया देकर काठमांडू से फ्लाइट करके आप एवरेस्ट का शिखर उससे भी ऊपर जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर वो गैस के सिलेंडर ले लो, फिर बर्फ का तूफान का सामना करो, ऑक्सीजन का तकलीफ जो है वो भी सहन करो, ये सब आइस बर्फ नीचे गिरते हैं या होता है, ये सब कष्ट लेकर वहां जाने का जरूरत क्या है? अलग है। 10,000 में जाकर देख सकते हैं ना काठमांडू से। मैं पुराना रेट बोल रहा हूँ, मुझे अभी का मालूम है, लेकिन ये सब करने का मजा क्या है? क्योंकि आनंद जो है ना वो अपने रोम रोम में हमें अनुभव देता है, वो सिर्फ स्क्रीन पर देखकर होता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिस्ट को कि हाथ से काम करो, पेंसिल यूज करो, कलर्स यूज करो, ब्रश, यू प्ले विद द कलर्स। आपको उस हर एक विल्सन न्यूटन का कलर लिया तो उसका स्वभाव अलग है, कैमलिन के कलर्स लिए तो उसका स्वभाव अलग है, लैफ्रन के कलर्स लिए उसका स्वभाव अलग है, लेड पेंसिल यूज करते हो उसका स्वभाव अलग है, प्रोक्विल्स यूज करते हो उसका स्वभाव अलग है। सिर्फ उसमें से कंप्यूटर से टूल ले लो और काम करो, उसमें कुछ होता नहीं है। वो जो अनुभव आता है ना, वो अनुभव आनंद देता है। हम किसी का नृत्य देखते हैं तो नृत्य देखकर हम बहुत खुश होता है, कितना अच्छा नृत्य देखा हमने, लेकिन जब उनका पसीना क्लोजअप में देखते हैं या बीच में वो कुछ बात करते हैं तो उनको जो धाप लगती है तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने कितना अनुभव किया है, कितना तपस्या है, कितना कष्ट है। मनुष्य का जीवन तपस्या से भरा हुआ हो तो ही वो ज्यादा आनंददायी जीवन हो। सब चीजें रेडीमेड में जब मिलती गई तब तक ये आनंद का अंश कम होते गया और कंपटीशन सिर्फ बढ़ती गई। ये मेरा आज तक का अनुभव है। इसीलिए कंपटीशन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते ही जाएंगे आप अपनी गति से, अपनी तपस्या से आगे बढ़िए तो अच्छा रिजल्ट जरूर पाएंगे, क्योंकि वो निसर्ग का स्वभाव है। तो इस अनुसार आपको ये सभी चीजें प्राप्त होगी, लेकिन हर कोई शॉर्टकट चाहता है। मैं तो ये अनुभव जी सर जी, तो ये आपने बहुत सही कहा कि बातें करते जाता हूँ क्योंकि आप नहीं सर, मुझे बहुत, मैं आप जो कह रहे हो ना एक आनंद की बात, वो मैं फील कर रही हूँ अपने अंदर की। बहुत सही बात की आपने। यही एग्जांपल अभी जैसे आपने एज आर्टिस्ट, जब तक होता है ना कि कलर से हाथ न रंगे जाए, पता नहीं चलेगा कि हमने ड्राइंग किया। एक मजा अलग ही है ब्रश से कलर करना, पेंसिल से कलर करना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि चटनी जो है मिक्सर में भी बनती है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग बनाते थे वो हमाम दस्ता एंड और लेके, उनका स्वाद अलग ही आता था। जी जी। तो ये मैंने एक्चुअली में ये सवाल लिखा ही था कि ये जो अभी टैप पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, कनेक्शन सर एक वो नहीं लगता है, फील इमोशंस नहीं लगते हैं कि जब हाँ सर आप कह रहे हो कि आपको बनाने में, इवन मैं फेसबुक पर भी देखती हूँ, मेरे फ्रेंड में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनका मैं देखती हूँ जिन्होंने टैप पेंटिंग की होती है, जिन्होंने हाथ से किया हो, तो देखने में भी एक अलग फील लगता है, वैसा कनेक्शन नहीं बनता जल्दी। ये बहुत सही बात की आपने सर। तो सर जैसे कि मैं आपसे जरूर ये पूछूंगी, आपका तो पैशन आई नो आर्ट ही होगा, इसके अलावा आपको कोई पैशन है सर जो आप इंजॉय करते हैं? आप लिखना एंजॉय करते हैं आपने बताया सर, और क्या एंजॉय करते हैं आपको, और क्या करना है? सुनना अच्छा लगता है। देखिए सभी जो ललित कलाएं हैं उसमें हमें रुचि है। हर जगह हमें कुछ काम करना चाहिए ऐसा नहीं। जैसे मुझे बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत साल मैंने बांसुरी सीखी भी, लेकिन मैं सिर्फ बजाता हूँ और मैं ही सुनता हूँ, किसी को सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कभी आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन अभी भी कोई अच्छे सुर सुनाई देते हैं या अच्छा कुछ आलाप आता है तो लगता है कि चलो अपने बांसुरी पे वो भी सुर निकालते रहते। 1-2 मिनट के लिए करता हूँ, लेकिन उसका एक अलग आनंद आता है। ये सब क्यों होता है कि मनुष्य में प्रतिभा जो है ना वो अमूर्त रूप से अंदर होती ही है जी। वो प्रतिभा ही कभी कभी बोलती है कि चलो उसको संगीत में प्रस्तुत करो। वो प्रतिभा कहती है कि चलो आज पेंटिंग में दिखाओ। कभी कभी लगता है कि लेखन करो, कभी कभी पोएम्स बनाओ। मराठी में बहुत से पोएम्स किए हैं, तो लेकिन देखता हूँ कि मेरे पोएम्स जो है ना वो ज्यादातर चित्रमय रहते हैं, क्योंकि मेरा विषय भी वो ही रहा, दृश्य
भावों को मैं ज्यादातर प्रस्तुत करता हूँ, अदृश्य भाव को ज्यादातर आते नहीं पोएम में। तो ये अपना जो स्वभाव है, मूलतः जो अपना डीएनए है, उसके अनुसार वो कला प्रस्तुत होती है। और प्रतिभा जागृत रही तो हर समय कुछ न कुछ नई चीज बनती जाती है। ये नई बनना कैसे होता है कि मैं जैसे कंसेप्चुअल मेरे पेंटिंग्स होते हैं, तो एक साल भर के लिए, कुछ महीनों के लिए, कभी कभी किसी क्षण के लिए भी, कि कोई एक विचार को लेता हूँ और उस विचार को लेकर 4-5 पेंटिंग करता हूँ। 4-5 पेंटिंग करने के बाद न जाने कहाँ से सब विषय आ जाते हैं और उस विषय को या सब्जेक्ट को ऑल एंगल से, सभी एंगल से, सभी दिशाओं से उसका ऑब्जर्वेशन होता है। कभी कभी कुछ मन में चीज आती है, अरे इसके बारे में तो फलाने जगह मैंने पढ़ा था। कभी कभी लगता है कि चलो एक अनुभव तो मैंने लिया था। कभी कभी दैनंदिन जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं बनती है कि वो आप जो अभी जिस विषय के ऊपर काम करें उसको पोषक होते। मैं एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैंने गजराज सीरीज की थी हाथी के ऊपर। हाँ, तो कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाए और जब सीरीज बनानी होते मेरे पास ब्लैंक कैनवास में स्ट्रेच करके रखता हूँ। तो गजराज पेंटिंग में बना रहा था, तो उतने में ऐसे हुआ कि छोटे बच्चे कुछ एक फंक्शन के लिए मेरे घर में इकट्ठा हुए थे और एक दूसरे को वो जोक्स बता रहे थे। और एक छोटा बच्चा बोला, मैं एक जोक बताता हूँ, मैं एक जोक बताता हूँ। मैं मेरा काम कर रहा था, तो उसने बोला कि एक हाथी था, हाथी। तो हाथी जा रहा था, उतने में उसके सामने से एक चींटियों की रांग, मतलब रेखा, चींटियां आ रहे थे लाइन से। तो फिर देखा हाथी आ रहा है, तो पहले वाली चींटी ने दूसरे वाली को बोला कि चलो अभी उसका सामना करेंगे क्या। तो फिर दूसरे वाले बोले, जाने दो यार, अकेला है। तो ये सब हंसने लगे कि एक चींटी दूसरे चींटी को बोलते हैं चलो सामना करेंगे उसके साथ, क्योंकि चींटियां से हाथी हमेशा डरता है, मालूम था। और फिर वो चींटियां ऐसे फेवरली बताते कि जाने दो यार, अकेला है। वो मुझे इतना अच्छा लगा, आपको कुछ इमेज भेजिए, उसमें है वो, कि तुरंत मैंने पेपर स्ट्रेच किया हुआ था, बर्न टम्बर, इंडिगो कलर, फिर दूसरा एक ग्रे कलर है वो, और थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू ऐसा लिया मैंने। और ऊपर से जो मैंने वो हाथी निकाला ऐसा 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 वॉश लेते हुए, आखिर में शून्य में ऐसे वो क्वेश्चन मार्क जैसा वो खड़ा है, और आगे 3-4 ऐसी चींटियां और एक चींटी दूसरे को बोल रही है और वो हाथी घबरा हुआ है। इस प्रकार का वो पूरा एक सिर्फ 10 या 15 मिनट के अंदर वो पेंटिंग हुआ, और उसका टाइटल मैंने दिया, जाने दो अकेला है। तो ये पेंटिंग जब एग्जिबिट हुआ, तो पहले पेंटिंग उस एग्जीबिशन में वो सेल हुआ, और मुझे वो जिसने खरीदी उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको ये सूझा कैसे। तो मैंने बोला कि जब हम काम करते तो ऐसे कुछ ना कुछ। उसी समय वो अपने बंबई में एक हाथी रास्ते पे टेम्पो की धड़क से मरी पड़ी थी, और उसका नाम भी लक्ष्मी था, और जो हाथी के मालिक थे वो उसको वहीं छोड़कर भाग गए थे। तो वो बात दिल को इतनी गहराई में मुझे चोट कर चुकी कि न जाने ये हाथी जब छोटा जन्म लेता है जंगल में, और फिर उसको फंसाकर, उसको गड्ढे में फंसाकर उसको पकड़ लेते हैं, कितने दिन उसको खाना पीना नहीं देते, फिर खाना देते हुए उसको साथ में लेते हैं, और फिर जिसको लक्ष्मी कहते हैं उसी को दर दर दुकान के सामने या परिवार के सामने भीख मांगते हुए जाना पड़ता है। और इतना उपकार करने के पश्चात जब मृत्यु का समय आया तो मालिक भाग गए। ये पूरी स्ट्रिप मैंने पेंटिंग की बनाई। तो ये जो बातें हैं ना, कि जब हम काम करने लगते हैं तो न जाने कितने सब्जेक्ट। मैं इसको ऐसा उदाहरण देता हूँ कि अपने हाथ में कुछ मैग्नेट है और हमें कुछ चीजें चाहिए, तो कुछ भंगार पड़ा है, तो ऐसे कुछ मन में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो उसमें हम वो मैग्नेट को लेके जाते तो लोहा चिपक गया। तो उसी प्रकार एक मैग्नेट मन में तैयार हो जाता है कि इस सीरीज के ऊपर हम इस साल काम करेंगे। तो मैग्नेट
वो लोहा चिपकता है, वैसे ही उस विषय को पोषक करने वाले न जाने कितने विषय हमें मिल जाते हैं, आप ही आप मिल जाते, ये नेचुरली हो जाता है। जी तो ये नेचुरली होना ना, ये अनुभव मैं हमेशा करता है। तो इस प्रकार मैं पेंटिंग को सब्जेक्ट में लाता हूँ, और वो सब्जेक्ट को वर्णनात्मक नहीं लेकिन नरेशन जरूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। पेंटिंग में नरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिबेट का अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं अपने विचार चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। और हर एक चित्र जो है, मैं हमेशा मानता हूँ, हर एक पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, ये आर्टिस्ट से भी ज्यादा लंबी आयु लेकर जन्म लेता है। लियोनार्डो दा विंची 80 साल तक जिए हैं, लेकिन उनका पेंटिंग आज 500 साल तक अपना उनका विचार बता रहा है। उसी प्रकार हम जो कुछ कलाकृति निर्माण कर रहे हैं, उस कलाकृति से संदेश लोगों तक चिरंतन चलता रहे, इस विषय को लेकर मैं हमेशा पेंटिंग करता हूँ। तो कंसेप्चुअल पेंटिंग्स मेरी वैसे ही। सर आपकी स्टोरी में तो हमने बहुत सारी आपकी जो पेंटिंग देखी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कम है, और भी होनी चाहिए। इतना आर्ट वर्क, मतलब हर पेंटिंग में आपकी जो इमेजिनेशन है वो अलग ही लेवल की है। तभी कहते हैं ना, आपको महाराष्ट्र की शान क्यों बोलते हैं, वो पता चलता है। और आपकी बातों से तो मतलब रियली आई एम वेरी इम्प्रेस टोटली। मतलब मैं भी अभी कहूंगी आपको कि आपका बायो पढ़ने में और आपको सुनने में एक अलग ही मजा है। बहुत बहुत ही और मजा आ रहा है। इसमें एक हम उसको आप शब्द का बुरा मत मानिए, लेकिन जैसे लेबर पेन होता है ना, खुशी आने वाली है लेकिन पेन हो रहा है, उस प्रकार का पेन हम भी महसूस करते हैं। मुझे याद है कि मैं कृष्णा का सीरीज बना रहा था, और पिताजी आए और बोले कि विश्वरूप दर्शन का कोई तो पेंटिंग होना चाहिए। अच्छा। बोला हाँ होना तो चाहिए, देखता हूँ। तो फिर मेरा जो दीवार है उसके ऊपर मैंने 10 फीट बाय 5 फीट का कैनवास स्ट्रेच करके रखा, और सोचता रहा कि विश्वरूप दर्शन का पेंटिंग करेंगे, लेकिन कैसा करेंगे। मैं कोई किसी अभी तक किसी चित्र को मैं कॉपी नहीं करता। जीजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई होने के पश्चात बचपन में किए हैं, कैलेंडर ला के देते थे पिताजी, क्योंकि सिखाने वाला कोई नहीं था, तो अच्छे चित्र को मैं कॉपी करता था। लेकिन बाद में मैंने कभी कॉपी नहीं किया, मैं हमेशा स्केचेस करता हूँ, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। तो उसके अनुसार मैंने सोचा कि विश्वरूप दर्शन का पेंटिंग तो मार्केट में कैलेंडर में बहुत मिलता है, गोरख प्रेस ने तो बहुत चित्र निकाले हैं, इस्कॉन को भी विश्वरूप दर्शन का वो पेंटिंग हम देखते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि उसमें और एक मेरी ओर से एक पेंटिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ सही में होना चाहिए। तो फिर मैंने गीता बार बार पढ़ी है, महाभारत भी पूरा जानता हूँ, रामायण भी पूरा बिना गलती से मैं बता सकता हूँ, इतनी में रामायण की कथाएं भी मुझे मालूम है। तो मैंने देखा कि धृतराष्ट्र अंधा है, इसीलिए संजय को व्यास मुनि एक ऐसी विद्या देते हैं या ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि यहाँ बैठकर कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो आप उनको देखकर बता सकते हैं। और जब कृष्ण को बार बार बताते हैं, वेरी सॉरी, कृष्ण को लगा कि अर्जुन को मैं इतनी कुछ बातें बता रहा हूँ लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुमको मेरा स्वरूप दिखाऊंगा, लेकिन वो स्वरूप इस आंख से तुम नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं आपको एक दिव्य दृष्टि देता हूँ। और फिर बाद में वो विश्वरूप दिखा दे, और वो भी उससे सहा नहीं जाता। इतना बड़ा विश्वरूप, विशाल रूप, कोटि सूर्यों का तेज, ये सब देखकर वो बाद में आखिर में देखकर कहता है कि आप सौम्य हो जाए। तो इस प्रकार जब गीता में बताया है कि सिर्फ अर्जुन ने देखा और वहां संजय ने देखा, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आप बता सकता था। जो चीज सिर्फ कृष्ण ने दिखाई और वो सिर्फ अर्जुन ने देखी और संजय ने देखी, बाकी किसी ने देखी नहीं, उसको सिर्फ वर्णन पढ़कर दिखाना अंडर एस्टिमेट किया जैसा होगा। तो इसलिए मैं सोचता रहा कैसे करें, क्या करें। और
जैसे अभी थोड़ी देर के पहले मैं बताया ना कि कुछ ना कुछ हमने देखी हुई पढ़ी हुई बात हमें सपोर्ट करती है। राइट। तो लियोनार्डो दा विंची, उसकी एक एग्जीबिशन मुझे लगता है कि कुछ 70s 80s में बम्बई में हुई थी, एनसीपीए में, और उस एग्जीबिशन में लियोनार्डो के ऊपर एक फिल्म है वो भी दिखाई जाती थी। तो उसमें वो 15th सेंचुरी का माहौल में वो पूरा लियोनार्डो का लाइफ दिखाते हैं, और उसमें एक टाई लगाया हुआ आदमी जो एंकर जो होता है वो मात्र घूमते रहता है उसमें। तो वो कहता है कि लियोनार्डो को एक बड़े ड्यूक का पिताजी का स्कल्पचर बनाने का ऑर्डर मिला, और उसके अनुसार वो उसने बनाया भी। उसके स्टूडियो में वो अश्वारूढ़ पुतला उसके ड्यूक के पिताजी का जो बनाया था वो इतना सुंदर था, लेकिन हम अंदर जाकर नहीं देख सकते, क्योंकि उसी समय किसी पराये राजा ने आक्रमण किया और उस पुतले को तोड़ दिया। लेकिन उस समय जो आर्ट क्रिटिक था वसारी, उसने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो हम सुन लेंगे। तो उस समय मैं देखा कि वो वसारी आता है, वो 15th सेंचुरी जो वहाँ का रोमन प्रेस है वैसा डालकर, और एक लंबे कागज में उसके बारे में पूरा वो पढ़ता है कि कैसा पुतला सुंदर था वो, और पीछे वो स्टूडियो की आर्च थी, विंडो, उसमें सिर्फ घोड़े के पैर दिखाई देते। अच्छा। जो अंदर स्टैचू है जो बाद में टूटा, उसकी सिर्फ घोड़े के पैर दिखाई देते। और मुझे यूरेका यूरेका जैसा लगा, तुरंत मुझे लगा यही तो बात जो मुझे दिखानी है। तो फिर मैंने क्या किया कि कुरुक्षेत्र के ऊपर सिर्फ क्रॉस लेग्स कृष्ण के दिखाए, बहुत बड़े, और नीचे एग में से या अंडे में से बाहर आता हुआ अर्जुन दिखाया, और उसको टाइटल दिया अष्टोर मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि अभी मेरा मोह नष्ट हुआ है और स्मृति या सजगता जागृत हुई है। तो इस प्रकार का वो पेंटिंग कुरुक्षेत्र के ऊपर मैंने जो पेंटिंग किया, एग्जीबिशन में लगाया था, वो हर कोई आके बताता आपने वो पूरा क्यों नहीं किया, पूरा क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला देखिए, इट इज बियॉन्ड माई कैनवास पेन, नहीं लेकिन पूरा करते तो क्या होता। यही तो बात है ना, जो चीज देखने के लिए विजन चाहिए, जो चीज देखने के लिए उतनी क्षमता चाहिए, वही देख सकता है और वही पात्र होता है। यदि आप पात्र है तो आप देखने का ट्राई करो, मुझमें तो वो क्षमता नहीं है, इसलिए मैंने उतना ही देखा है। बहुत लोगों को पसंद आया। तो इसी प्रकार जब हम चलो बना देंगे एक पेंटिंग, उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है, वो अंदर से निकलना चाहिए। कितने दिन में वो क्या, क्योंकि मुझे याद है कि पिताजी 2-3 दिन के बाद फिर अरे अभी तक नहीं सोचा, इतनी सी बात है अभी तक नहीं सोचा, नहीं सोचा। तो इसी प्रकार तो ये जो वेदना होती है ना कि क्यों नहीं आ रहा है सब्जेक्ट सामने, क्यों नहीं आ रहा, तो कभी कभी फिर वो आता है तो वो तुरंत ऐसा अनुभव देता है कि वो अभी तक वही संतोष या वही समाधान हम लेकर जी रहे हैं। क्या बात है सर। और ये सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिसे हमने देखा नहीं, सिर्फ उसको पढ़ के वर्णन करना। ये मतलब महाभारत में जो थोड़ी बहुत जानती हूँ, मैंने भी ये पढ़ा है कि कृष्ण जी ने सिर्फ उनको अलाउड किया था देखना, दिव्य दृष्टि देकर। तो ये आपने बहुत अच्छी, मतलब ये सोच सर आप गॉड गिफ्टेड हो इस मामले में एक्चुअली में। सर मैं चाहूंगी कि आप हम लोग का ये जो शो देख रहे हैं, बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट हमें फॉलो करते हैं, उनको जरूर कुछ मैसेज दें। आपका ये एक इंस्पिरेशनल मैसेज उनके लिए बहुत काम आएगा सर, बहुत मोटिवेशन देगा, मोटिवेशन। मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि ऐसा जब कोई टॉक शो होता है या इंटरव्यू होता है ना, तो आखिरी क्वेश्चन यही रहता है। और पंडित भीमसेन जोशी का जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था उस समय ऐसा ही इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के पश्चात फिर उन्होंने पूछा कि जो नई पीढ़ी है, नए गायक आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आप संदेश दे दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि क्या उनको संदेश दे, उनको तो 1.5-2 साल वो रियाज करते हैं और बाद में उनको डायरेक्ट महफिल लगानी होती, मतलब महफिल में गाना चाहते हैं। और हमने तो अपने गुरु के घर में पानी भरा, तब हमें कुछ इतना थोड़ा सा प्राप्त हुआ है। तो फिर वो सामने वाले कहते हैं कि नहीं ये बात सही है, लेकिन तो भी आप कुछ तो बताइए। तो फिर उन्होंने
एक सेंटेंस जो बताया ना वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप अपने गले से गाइए। ये जो कहा है ना कि आप अपने गले से गाइए, इसका मतलब किसी को इमिटेट नहीं करना है, किसी की कॉपी नहीं करना है। गुरु के पास रहना है तो वो सिर्फ सीखने के लिए, आश्रय के लिए नहीं। गुरु का गुरुकुल हो सकता है, वो आश्रम नहीं होता है। वो आश्रम बन के आप हमेशा वही रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको उंगली पकड़कर कुछ कदम चलाना उनका काम है, लेकिन बाद में आपको ही चलना होगा। कंधे पे कोई उठा के लेके नहीं जाता। इसी प्रकार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा तपस्या उसमें लगाएंगे और उसकी आदत रखेंगे कि यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा पैशन है, वो ध्यान में रखते हुए काम करें। विषय कोई भी हो, कला कौन सी भी हो, कुछ भी क्षेत्र हो, लेकिन उसमें प्रामाणिकता से रहना चाहिए कि मैं मेरे अनुभव के आधार पर मेरे कदम चले और मैं मेरे अनुभव के आधार पर ही किसी को मार्गदर्शन करूं। ये मार्गदर्शन करना मतलब उंगली दिखाना है, उंगली पकड़कर साथ में हत्थे तक लेके जाना बिल्कुल नहीं है। स्वयं हमें अपनी ओर से तपस्या करते, तुम्हें ही पिच्चम या तप्पम, बुद्ध भगवान कहते कि तब आपको ही करना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अटके हुए आप है, उससे बाहर निकलना आपको है। वैसे ही आपके अंदर प्रतिभा है, उसको बाहर निकालने का काम और कोई नहीं करेगा। किस प्रकार से निकालना, किस रूप से दिखाना, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलता है, लेकिन प्रस्तुति वो अपने आप को करनी होती है। ये जब अंदर से बाहर आने का ये कुशलता जो है ना, वो आप प्राप्त कर लेंगे तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। देखिए कि कोई बड़ा आर्टिस्ट उम्र से बड़ा नहीं है और कोई भी छोटा आर्टिस्ट छोटा है इसलिए मैं छोटा नहीं होता, वो अपने कर्तृत्व से बड़ा होता है, कर्तृत्व से ही हीन रहने के बाद वो छोटा हो जाता है। तो इसीलिए कर्तृत्व बढ़ाते जाइए, रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा, क्योंकि निसर्ग का नियम है, जो प्रयास करता है उसको रिजल्ट देना, ये निसर्ग का नियम है। इसलिए बड़े बड़े पत्थर के ऊपर पानी के लहरें टपकती है तो उसमें गुफा बन जाती है। कभी सोचा होगा कि पत्थर पानी से कड़क नरम हो सकता है? नहीं, लेकिन पानी बार बार करते रहता तो उसमें भी लहर हो जाती, सारी गुफा बन जाती है। उसी प्रकार हम काम करते रहेंगे तो कितनी भी अंदर अपनी प्रतिभा छुपी हुई हो बाहर जरूर आएगी, लेकिन उसको एक आधार स्थान की आवश्यकता है, क्योंकि आप बोलने की आवश्यकता है, आप लिखने की आवश्यकता है, आप गाने की, अभिनय करने की आवश्यकता है, आप चित्र या शिल्प बनाने की आवश्यकता है। ये बाह्य रूप से प्रकट करने के लिए कुछ न कुछ साधन में माहिरता लानी आवश्यकता है। इतना ही मैं बताना चाहता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आपके साथ वार्ता कर मुझे भी बहुत संतोष हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ। आज फिजिकल डिस्टेंस और दूरी रखते हुए पैंडेमिक सिचुएशन में सब कोई गुजर रहे हैं, लेकिन इस तंत्र के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं और अपनी कला और तपस्या में वृद्धि भी कर सकते हैं, यह मुझे विश्वास लगता है। सर आपने ये जो अभी कहा, ये मेरा अगला सवाल यही था कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी तक विजुअल आर्टिस्ट के जो भी इंटरव्यू लिए, मेरा ये इंटरव्यू मुझे बहुत एकदम सेटिस्फैक्शन लग रहा है। जिस तरह से आपसे जो मैंने बातें सीखी है, हैट्स ऑफ टू यू सर। एंड मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने। बोलिए जरूर। आपका आर्ट वर्क तो जरूर औसम है, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है सर। मैंने आज जो पोर्ट्रेट भी हमने जो क्रिएटिव बैनर बनाया, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट देना चाह रही थी। मैंने जब से आपका फोटो देखा है तब से सोचा है कि मैं आपको दूंगी ये कॉम्प्लीमेंट। धन्यवाद सर मैं कहूंगी कि आपने तो ऑलरेडी कह दिया कि आपको हमारे शो पर अच्छा लगा, आप हमारे माध्यम से बोलने आए।
जरूर थोड़ा सा कहूंगी कि आप हमारे शो के बारे में थोड़ा कुछ कहें ताकि लगे कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं, क्या हमें कुछ सुधार की हमारी कोई आवश्यकता हो तो बताइए सर प्लीज। नहीं, ये आप बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इस प्रकार से आर्ट के बारे में, क्योंकि हर कोई टीवी सीरीज के सामने बैठे, हर कोई वही बार बार वही न्यूज देखते रहे, अभी लोग भी त्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि जी सर। आज बाहर को वातावरण, बाहर निकलना डरावना लग रहा है। सर्वसामान्य व्यक्ति एक दूसरे से शंकित दृष्टि से देख रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो वातावरण निर्मित हुई है और इसके बारे में जो कुछ आपस में चर्चा, न्यूज ये सब होते हैं, उसमें जागृति के बदले भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसे काल में हम अपने कला के माध्यम से, अपने ऐसे आर्ट टॉक के माध्यम से हम ऐसे भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। यह जो विश्वास आप देख रहे हैं, वो दे रहे हैं, कि वो बहुत अच्छी सराहना की बात है। मेरी हिंदी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने हिंदी में बात करने की बोल रहे क्योंकि ज्यादातर मैं मराठी में बात करता हूँ, तो मराठी हिंदी भी में आती है कुछ अपने आप, मुझे बोल सकते हैं मराठी में सर। ठीक है। तो सर मैं कहूंगी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपने इतने अच्छे अच्छे विचार हमारे साथ शेयर किए। धन्यवाद। ऑडियंस आपने देखा कि कितना अच्छा मैसेज दिया, कितनी अच्छी सीख दी है सर ने कि जब तक रंगों से खेलोगे नहीं तब तक आर्टिस्ट काहे के तुम। वैसे ही जैसे कितनी भी हमें अगर तैरना है तो हमें पानी को तो महसूस करना ही पड़ेगा, पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। कितनी भी टैप पेंटिंग हो जाए, कितना भी मॉडर्न आर्ट आ जाए, मगर जो हमारा फोक आर्ट है या हमारा जो हाथ से कलरिंग और कैनवस का जो एक संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसके बगैर तो आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते। जी हाँ, एंड थैंक यू सर, आपका हमारे शो पर आना हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। एंड थैंक यू फॉर ऑल द इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिविटी यू हैव गिवन टू अस। तो मिलेंगे हम कल के एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय।